नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर वो शो जिसका आप रोज इंतजार करते हैं, इनफैक्ट करते हैं ना, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब, इंडिविजुअल क्वेरीज अबाउट कौन सा स्टॉक आपने लिया है, कब खरीदना है, कब बेचना है, जो भी आपके मन में उससे रिलेटेड सवाल होता है, सारी दुविधा दूर करते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट, कल यानी आने वाले कल के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि कल बाजार को आप किस हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह के मूव्स ले सकते हैं और कैसे एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज भी होंगी। और आज हम आपको अपने मेहमान से परिचय कराएं उससे पहले रोज की तरह मैं आपको नंबर बता दूं, 7045220000, ये हमारा नंबर। व्हाट्सएप करके सीधा सवाल यहाँ भेजिए और उनका जवाब पाइए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर हमें लाइव देखिए और वहाँ से भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके अपने सवाल भेज देने, तो सोशल मीडिया पर भी जो हमें देख रहा है वो वहाँ अपने जवाब पा सकता है। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव जी। सरवेन जी, बहुत स्वागत है आपका। ढेर सारी बातें करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सवाल लेंगे और बहुत कुछ। जी बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी। राइट, चलिए तो सरवेन जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले हल्का सा एक नज़र डाल लेते हैं आज के बाजार पे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 दिनों की तेज़ी के बाद आज बाजार में हमने हल्का सा जो है वो एक कंसोलिडेशन आते हुए देखा। निफ्टी लगातार 14वें दिन हालांकि बढ़त पर ही बंद हुआ। निफ्टी ने 1 पॉइंट की बढ़त बनाई, 25,280 के स्तर पर ये पहुंचा। और वहीं सेंसेक्स ने 4 पॉइंट हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव जिसे आप कहेंगे 82,555 पर बंद हुआ, 4 पॉइंट की गिरावट के साथ। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज ज़रूर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी रही तो बैंकिंग फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं एनर्जी, मेटल, तेल, गैस शेयरों पर आज दबाव का दिन था। ऐसे दिन में भाई बड़े खरीदारों ने आज क्या किया, ये जान लेना ज़रूरी है। FIIs खरीदारी करते हुए नजर आए, 1029 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की। DIIs ने भी लगभग वही ट्रेंड पकड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट डबल खरीदारी करते हुए दिखे। 1896 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल इन्होंने खरीदा। तो दोनों ही आज निवेशकों ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, विदेशी और देशी, आज खरीदारी का मन बनाया और वो किया। राइट, लेकिन कल क्या होगा? इतने दिनों की तेजी में आज थोड़ा कंसोलिडेशन, तो क्या ये कंसोलिडेशन का मूड थोड़ा और बरकरार रहेगा? लेकिन उधर मिड और स्मॉल कैप में आज अच्छा तड़का दिखा, तो क्या वो तड़का कल भी होगा या कल बिल्कुल एक नया दिन होगा? सरवेन जी हमें बताएंगे। सरवेन जी, कल के बाजार के लिए क्या प्रेडिक्शंस है? देखिए विपिन जी, ब्रॉडली जो टारगेट्स हमने सोचे हुए हैं, निफ्टी के लिए सोचे थे कि भाई 25,200 और उसके बाद मंडे वाले शो में हमने सोचा कि भाई 100-200 पॉइंट और बढ़त यहाँ आ सकती है। तो 25,300, 25,400 आई थिंक वो जोन है। उन्हीं जोन्स के आसपास हम आए हुए हैं। और आज ये थोड़ा सा हल्का, अगर आप देखें, आज जब बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया तो कहीं निफ्टी ने आज थोड़ा सा साथ छोड़ दिया। तो थॉट यही है कि थोड़ा मिक्स बैग रहेगा। ब्रेथ में भी आपको वही दिखेगा, एकदम मिक्स बैग, ऑलमोस्ट 50-50, एडवांस डिक्लाइन सेम। तो थॉट यही है कि भाई इन एरियाज के आसपास थोड़ा मुनाफा वसूली आती रहेगी। बहुत ज्यादा मुझे ऑनेस्टली 25,400 के बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लग रहा है। तो 25,400, 25,500 ये एरियाज मेरे ख्याल से फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कैप रहेंगे। इनसे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट निफ्टी में मुझे नहीं लगता। बट यस, बैंक निफ्टी ने जो आज चाल बनाई है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को 1-2 दिन और अगर आउट परफॉर्म किया तो मे बैंक निफ्टी में थोड़ी जगह आपको ज्यादा दिख सकती है। 52,000, 52,500 की तरफ इसमें भी एक मूव आ सकता है। बट आई थिंक ब्रॉडली इन एरियाज में आपको थोड़ा सा यहाँ पे आके मुनाफा थोड़ा मानना चाहिए। राइट, तो कल निफ्टी जो है थोड़ा रेंज बाउंड, वही 25,400, 25,500 के आसपास के स्तर वहां पर दिख सकते हैं। यानी अभी मौजूदा आज की क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर, अभी 25,300, 400, 500 एक रेंज रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी ने आज आखिरी घंटे में जो तेजी दिखाई थी वो बरकरार रह सकती है। 52,000 तक के स्तर दिख सकते हैं। तो कुछ इसी जोन में बाजार चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो हुई ब्रॉडर मार्केट की बात। अब थोड़े इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। सरवेन जी, कहाँ नजर रहने वाली है कल? देखिए केमिकल्स में आई थिंक टाटा केमिकल में आज थोड़ा वॉल्यूम लेड मूव रहा। वॉल्यूम भी रहे, प्राइस सेक्शन भी अच्छा रहा, थोड़ा वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो 2-4 दिनों में एवरेज से बेहतर वॉल्यूम आज दिखे। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 1145, 1150 के स्तर यहाँ नेक्स्ट 1 से 2 दिन में कल के लिए, और मे बी अगर कैरी फॉरवर्ड रहा तो परसों के लिए आपको 1-2 दिन में ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 1084 पे मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक टाटा केमिकल्स में स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड कर रहे हैं। और ब्रेथ ऑलमोस्ट मिक्स रही मुझे जो आज पिक करना थोड़ा सा और बेटर इजी लगा। वहां मुझे लग रहा है कि जो रेगुलर हम ट्रेड्स लाते हैं उनमें मुझे लगता है कि 2 सेल साइड के ट्रेड बेहतर रहेंगे। पहला एबी कैपिटल, जहां हमें लगता है कि 215, 216 के स्तर यहाँ नीचे में आएंगे। आज थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ दिखी। 230 रुपए 60 पैसे पे आप
एबी कैपिटल में सेल साइड पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। सारे के सारे कैश के लेवल्स हैं, स्पॉट मार्केट के लेवल्स हैं। और चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे भी हमें लगा कि थोड़ा सा रुझान नरम लगा मुझे। यहाँ लगा कि मुझे लगता है कल परसों में यहाँ आपको 200 515 तक के स्तर यहाँ चंबल फर्टिलाइजर में आपको नीचे आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 537.10 पे आप एक 537.10 पे आप एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा के रखेंगे। जी चलिए, तो 2 सेल कॉल और 1 बाय कॉल सामने आपके चंबल फर्टिलाइजर्स। यहां पर बिकवाली की सलाह, टारगेट 515, स्टॉप लॉस 537.10, 537 रुपए 10 पैसे। एबी कैपिटल में भी बेच के चलें, ये सलाह दे रहे हैं सरवेन जी। 216 के टारगेट्स होंगे और 230-60 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा 1 बाय कॉल है टाटा केमिकल्स की, यहां पर खरीदारी की सलाह 1150 के टारगेट्स, 1084 का स्टॉप लॉस। तो ये 3 शेयर जहां कल सरवेन जी नजर रखेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट्स आपके साथ शेयर। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सवाल जवाब की, जो हमारे काफी सारे कॉलर्स कतार में हैं। ओपी जैन साहब सबसे पहले हिसार हरियाणा से फोन लाइन पर आ गए हैं। जैन साहब स्वागत है, बताइए क्या स्टॉक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास 50 शेयर कोचिंग शिपयार्ड के हैं और मैंने 2700 रुपए के हिसाब से खरीदे हुए हैं। आई कैन वेट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। अच्छा जी, वैसे थोड़ी हलचल थी इस तरह के शेयर्स में, लेकिन फिलहाल आपने जिस भाव पे लिया है वहां से अभी काफी दूरी है। 800 रुपए से ज्यादा का नुकसान है सरवेन जी, इनको क्या उम्मीद करें और लंबा रख सकते हैं? देखिए अब यहाँ से अगर एग्जिट मार, स्टॉक में भी देखिए बात वही है, स्टॉक गुड स्टॉक बैड टाइमिंग। यहाँ बहुत चला हुआ स्टॉक था, 500 रुपए वाला स्टॉक। अगर आपको तकरीबन 1 साल में यहाँ पे 3000 हुआ है, 1 साल से भी अंदर में मुझे लगता है। लास्ट मुझे इसके जो भाव दिख रहे हैं 500 के आसपास के, वो नवंबर 23 में थे। तो अभी नवंबर 24 आया भी नहीं है और ये उसके पहले 6 गुना हो गया था। तो ऐसे सब मौकों में हमेशा अगर आप लेट एंट्री करेंगे तो तकलीफ डेफिनेटली टाइम वाइज आपको रहेगी। स्टॉक बेहतर हो सकता है, मैं उस पर वो नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ मुझे लगता है कि अभी और पिसाई बाकी है। तो थोड़ी और पिसाई बाकी है और इतना भी ये जब झेल चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकल के इनको कोई इसमें फायदा मिलेगा। उछालों में ही इसको रिविजिट करें, बट फिलहाल मेरे हिसाब से बने रहे 1 से 3 महीना और मे बी और 150 रुपए का और पेन यहाँ रह सकता है। तो फिलहाल बने रहे और ओवरऑल नेक्स्ट 1-2 महीने में इसमें व्यू वापस से ले लें। चलिए तो भाई फिलहाल तो संभाल के रखिए, 1-2 महीने बाद फिर देखते हैं क्या हो सकता है। स्टॉप लॉस कितना बताया सर? सॉरी आपने, मैं थोड़ा मिस कर गया। देखिए अब स्टॉप लॉस तो इसमें क्या लगाएंगे, मैंने इनको लेवल्स रिव्यू के लिए डाले। अच्छा, लेवल्स के और मे बी 100-125 रुपए और अगर यहाँ से गया तो आपको तकरीबन 1700-1750 के स्तर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अब जब इतना खड़े रहे तो आप, मैंने इनको ये बोला, इनको एक उछाल का वेट करना पड़ेगा और उसमें इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। तो उछाल नहीं, सही है, सही बात है, सही बात है। कई बार स्टॉप लॉस ही कोई लास्ट सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए थोड़ा उछाल का इंतजार करते हैं, 1-2 महीने रुकिए जरा, और फिर जब आता है तो दोबारा सलाह लीजिएगा। ये सरविन जी कह रहे हैं और ये सही बात भी है, ऐसा ही इसमें स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए। अगले कॉलर हैं रितेश शर्मा फ्रॉम बंगलुरु। रितेश भाई स्वागत है, क्या खरीदा हुआ है आपने? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए सर। सर मेरे पास एनबीसीसी के शेयर है 300 क्वांटिटी में। ओके। और 46 रुपीज 68 पैसे में किया है मैंने। 4668 भाव आपका, हाँ लग ही रहा था कि बढ़िया भाव पे लिया है आपने। और देखिए बढ़िया मुनाफा भी आ गया 140 रुपए का, राइट। अगर 1-2 दिन में, लेकिन हालांकि 40 की ठीक ठाक ही रही थी, पर आपके भाव के हिसाब से हमें सवाल लेना पड़ेगा। सरवेन जी क्या सलाह होगी इनको? देखिए मेरी तो राय रहेगी कि लॉन्ग ड्रॉन एक बढ़िया मूव यहाँ आ चुका है, अच्छे रिटर्न यहाँ बन चुके हैं। तो जो अभी पिछले वाले कॉलर को यही बोला कि देखिए इतने जब बेहतरीन रिटर्न बन रहे होते हैं तो थोड़ा मुनाफा बांध के, थोड़ा ड्राई पाउडर, थोड़ा कैपिटल अपना लेके जाएं बाहर। तो मेरी राय रहेगी कि वैसे तो ये आधा भी 1/3 भी बेचेंगे तो भी आई थिंक मोस्टली इनका सब फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक एटलीस्ट 1/3 प्रॉफिट बुकिंग की मेरी राय रहेगी यहाँ पे। इनको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए, राइट। थोड़ा मुनाफा बांध लीजिए, 1/3 प्रॉफिट बुकिंग रखिए और फिर बाकी के अपने पास शेयर रखिए और आगे देखिए एनबीसीसी आपको कितनी कमाई करके दे सकता है। लेकिन 1/3 मुनाफा बांधने की पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपके लिए एनबीसीसी में आपके भाव के हिसाब से। अगले कॉलर है मिस्टर प्राशिक कदम साहब। कदम साहब बहुत स्वागत, पुणे से कॉल कर रहे हैं। इरकॉन इंटरनेशनल आपने लिया, भाव मुझे बताएं और क्वांटिटी बताएं। हेलो कदम जी, शायद मुझे लगा मैंने शेयर का नाम ले लिया तो उनको लगा मैं बाकी चीज़ें भी बता दूंगा। वेल 40 शेयर्स हैं 338 के भाव पर इरकॉन इंटरनेशनल के, और 82 रुपए का लॉस है, अच्छा खासा लॉस है, राइट सर। इरकॉन में क्या किया जा सकता है?
देखिए इनके यहाँ पे भी थॉट वही है जो पिछले वाले कॉलर को बोला कि देखिए अब यहाँ से अब खाली स्टॉप लॉस करके मतलब नहीं है। अच्छा स्टॉक है, चल थोड़ा ज्यादा गया और थोड़ा लेट एंट्री है तो पेशेंस से इसको थोड़ा सा होल्ड करें। नीचे में अगर कन्विक्शन सेम इनका बना हुआ रहे तो थोड़ा नीचे में ऐड करने की भी कोशिश करें, और जब भी नई क्वांटिटी लें तो उसमें डेफिनेटली उस समय एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल बने रहे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी तकरीबन 220 215 220 के स्तर भी यहाँ पे नीचे में इनके लिए कहीं आ सकते हैं। कुछ सपोर्ट्स दिख रहे हैं मुझे 220 230 के आसपास, तो आई थिंक उन एरियाज को चैलेंज करेगा। तो फिलहाल बने रहे 1 से 3 महीना और कहीं रिवर्सल का साइन बन जाए तो पॉसिबली बाउंस बैक में डिसाइड करें, या इनफैक्ट थोड़ा लेने की भी कोशिश करें नीचे में। ठीक है, बढ़िया। तो थोड़ा सा होल्ड करके रखें, नीचे जाता है तो और थोड़ा सा ऐड करते चले, और फिर एक बाउंस बैक का इंतजार रहेगा इसमें। आगे बढ़े, राजकृष्ण कालरा फ्रॉम सहारनपुर यूपी। राज साहब, स्वागत है आपका, बताइए सर क्या सवाल होगा। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, और सर बताएं। सर मेरे पास प्रिंस पाइप है 175 ओके 626 पर। ओके जी, ठीक है। गुरांग शाह साहब ने बताया था आप ही के अच्छा। चैनल पर सर। ओके ओके, ठीक है। और एक और दूसरा है सर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। जी जी। इसके कितने शेयर आप? 441 पर। 441, ठीक है। जी। ठीक है जी, कोई ना, दोनों में लाल निशान है फिलहाल। तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट सामने आया तो इसी की बात कर ले। 100 शेयर है और 71 रुपये 35 पैसे का लॉस हर शेयर पर। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में सर क्या चाल बदलेगी, कुछ क्या कहती है इसकी कुंडली? देखिए इसमें एनएससी पे तो मेरे पास एनएससी का डेटा है, उसमें तो किन्हीं कारणों से आई थिंक लगता है इसकी ट्रेडिंग ब्रेक हुई थी उसमें, इसलिए इतना बड़ा सा एक गैप दिख रहा है। कुछ तो कॉर्पोरेट एक्शन रहा होगा इसमें। डेटा मुझे जो दिख रहा है वो अक्टूबर 23 से ही दिख रहा है, तो उसी डेटा के हिसाब से मैं इनको बोलूंगा। बहुत ज्यादा डेटा नहीं है फिर समझने के लिए, बट उस डेटा में लग रहा है कि फिलहाल तो ट्रेंड नीचे का ही है, पिसाई हो रही है। मेरे हिसाब से कुछ हालों में मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे निकलना चाहिए अगर कॉस्ट आती है तो। और आई थिंक 1 से 3 महीना थोड़ा वेट करें, और उछाल आए तो उसमें कॉस्ट के आसपास आए तो निकले। वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही है तो ज़्यादा कुछ एक्शन है नहीं यहाँ। दूसरा था इनका सर प्रिंस पाइप, वहाँ पर भी थोड़ा नुकसान ही है। लेके आते हैं प्रिंस पाइप को, 175 शेयर है इनके पास, 262, यहाँ भी 40 रुपए का नुकसान है। जी आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा 540 550 के नीचे कभी रहा नहीं है लास्ट 2-2.5 सालों में। तो आई थिंक अपने लार्जर एक स्कीम ऑफ थिंग्स में थोड़ा लोअर एंड पे है रिवॉर्ड के, लेस रिस्क एरियाज में है। मतलब जब तक 540 550 होल्ड रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि और नीचे जाएगा। और ऊपर में तो जगह बनी हुई है, तो देखिए ऊपर में काफी जगह है, ऊपर में तकरीबन 750 800 तक की जगह बनी हुई है। तो आई थिंक ट्रेंड में बने चलिए बने रहिए। मैंने और थोड़ा इसको 9-12 जी 9-12 महीने बने रहे इसमें। ठीक है, होल्ड करके रखिए, बने रहिए। ऊपर में सर बता रहे हैं जगह है, सरवेन जी कह रहे हैं 750 800 तक की जगह है, और इसने 540 पिछले 2-2.5 सालों में तोड़ा नहीं है, और अभी कहीं थोड़ा नीचे लेवल पर है, लेकिन निकलने की क्षमता पूरी है। 262 में बोल गया था, माफी चाहूंगा, 226 पे था इनका बाइंग प्राइस। तो कोई बात नहीं, होल्ड करके रखिए सर। और दूसरा जो था ऋषभ आपका, उसमें से जरूर आप उछालों पे निकल जाएगा। प्रिंस को संभालिए, ऋषभ को छोड़िए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अनिल रावत साहब हैं अब देहरादून से। अनिल जी स्वागत है, क्या शेयर हैं सर? सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर, एक तो जनरल स्टॉक्स पर और दूसरा जनरल क्वेश्चन है सर। पहले स्टॉक है सर कैनरा बैंक होल्डिंग 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 114.59। ओके। एंड सेकंड वन सर पीएनबी क्वांटिटी 30 एट द रेट ऑफ 132.4। ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो चलिए पहले स्टॉक ले लेते हैं, फिर आपका जनरल सवाल भी ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो दोनों बैंक लिए हैं और दोनों में आपको नुकसान है, और दोनों सरकारी बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी इनके पास है सर। क्या दोनों की चाल कुछ बदलेगी? इनके भाव पे नुकसान है इन्हें। देखिए पहले भी शूज में हमने यही डिस्कस किया, थॉट हमारे कंसिस्टेंट रहते हैं इन द सेंस कि रोज रोज स्ट्रैटेजी चेंज करके मतलब नहीं। थॉट ये कि पीएसयूज काफी अच्छे चले थे पीछे से और अपने उन मूव्स को पचा रहे हैं। तो आज से शायद 1.5-2 महीने पहले हमने इस पे 1 महीने पहले चर्चा की होगी, तो मुझे तब भी लग रहा था कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने। तो आज अगर 1 महीना उसमें से निकल गया है तो अनदर 1 to 5 months मुझे लगता है कि साइडवेज टू डाउन रहेंगे। बट बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि 100 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। 95 100 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं कैन बैंक के लिए, पीएनबी के लिए भी अराउंड 105 100 वहां पे भी अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो आई थिंक बहुत ज्यादा उनके नीचे आइडली जाना नहीं चाहिए, ट्रेड्स में बने रहें। और इवेंचुअली जिस तरह का करेक्शन चल रहा है दोनों केसेस में, मुझे लगता तो यही है कि इवेंचुअली 6-9 महीने के बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा।
बट पेशेंस से बने रहना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पूरी कहानी ये सरकारी बैंकों की अभी थोड़ा सुस्ती के मूड में, लेकिन होल्ड कर सकते हैं आप, उतनी गुंजाइश आपको दे रहे हैं। तो पीएनबी, कैन बैंक दोनों को संभाल के रखिए, थोड़ा वक्त दीजिए, निकल जाएगा, फिर हम दोबारा बात करते हैं। फिलहाल होल्ड की सलाह। अच्छा, दूसरा सवाल आपको जनरल पूछना चाह रहे थे रावत साहब। ये था कि सर मैंने स्टॉक्स में, मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैंने नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा ले रखे हैं सर, अराउंड 35 में मैंने निफ्ट कर रखा है। क्या ये सही है सर, या मेरे को कुछ सेलेक्टिव स्टॉक करने चाहिए? ठीक, सरवेन जी क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में है ये लोगों के हिसाब से, अपने हिसाब से चेंज होते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इनके बहुत ज्यादा तो नहीं है। बहुत सारे पोर्टफोलियो हम देखते हैं जो 50-100 स्टॉक के ऊपर भी छोटे छोटे क्वांटिटीज या मिला के मिक्स बैग पड़े रहते हैं। तो उस हिसाब से तो आई थिंक मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से 6-7 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और 7-8 सेक्टर्स अगर जो आपको लगते हैं, और 7-8 सेक्टोरल इंडाइसेस तो ऑलरेडी बहुत बीएसई एनएसई में आपको रोज इसका डेटा मिलता है। तो अगर आप 7 या 8 सेक्टर पकड़ के चलते हैं, और हर सेक्टर का खाली 3 स्टॉक भी पकड़ते हैं, तो 8 3 24-25 स्टॉक तो हो जाते हैं। तो आई थिंक आइडियली अगर मुझे पूछेंगे तो 20-25 स्टॉक्स में अगर आप कर पाए तो बहुत बेहतर होता है। उसका कारण ये है कि एक इंसान कितना चीज याद रखेगा। तो आपको अपने स्टॉक का सब कुछ याद भी रखना है, भाव याद रखना है, उसके पुराने डेटा या जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट्स, फंडामेंटल्स देख रहे हैं, फंडामेंटल्स, तो उस पर कांस्टेंट स्टडी, तो फुल टाइम जॉब हो जाता है। तो आई थिंक 25 स्टॉक्स मेरे हिसाब से आइडियल है। 35 भी ज्यादा नहीं है, बट या आई थिंक ठीक है इनका पोर्टफोलियो। इससे ज्यादा ना जाए, 35-40 से ज्यादा जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा और ना करें। जी, बढ़िया किया रावत साहब, आपने सवाल पूछा। कई दर्शकों के मन में हो सकता है ये सवाल, नए जुड़ते रहते हैं लोग, उनके मन में डेफिनेटली हो सकता है सवाल नहीं भी हुआ तो ये जवाब सुनने के बाद जरूर उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बढ़िया किया, ये सवाल आया। और इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और सवाल खासतौर पर सोशल मीडिया से भी लेंगे। कहीं मत जाइए, हम तुरंत आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। कल के लिए स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हो गई है तैयार, और अगर छूट गए, मिस कर गए तो यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी है वहां सब जगह हम मौजूद रहते हैं, ज़रूर डालते हैं, जाके देख लीजिएगा। और बहुत सारे इंडिविजुअल सवाल चल रहे हैं, अब होंगे थोड़े से फेसबुक से और एक्स से। और सरवेन जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो सरवेन सर, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। अभिषेक गुप्ता यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अरविंद फैशन और गॉडफ्रे फिलिप्स लॉन्ग टर्म व्यू उन्हें चाहिए, क्या वो खरीद सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। देखिए, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म अगर अरविंद फैशन के बारे में पूछेंगे तो आई थिंक एक अच्छा बेस बना के 2020-21 के बाद निकला तो है। चल रहा है स्टॉक फिलहाल। आई थिंक नेक्स्ट 9-12 महीने तो यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि भाई चलिए ट्रेंड अप है, इसमें डाउट नहीं है। बट एक छोटा करेक्शन डेफिनेटली इन बिटवीन, कहीं पे एक छोटा 10-15% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। अगर उससे इनको तकलीफ नहीं है तो आई थिंक नेक्स्ट 9-12 महीने के लिए अरविंद तो डेफिनेटली बेटर लग रहा है यहाँ पे दोनों स्टॉक्स में से। ठीक है, दोनों स्टॉक्स में से अरविंद बेहतर है और 6-12 महीने के लिए आप रख सकते हैं। दूसरे हैं मिन्मय पॉल, आप पूछ रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, इनके पास 250 शेयर एट 63.42 आईओबी। हाँ जी, देखिए थॉट वही है, तकरीबन सेम चार्ट्स, मतलब कैन बैंक, पीएनबी या आईओबी भी देख रहे हैं तो फ्लेवर ऑलमोस्ट वही है। थोड़ा बहुत वेरिएशन है बट फ्लेवर वही है। तो थॉट यहाँ पे भी यही है कि देखिए 50-55 के आसपास बढ़िया सपोर्ट्स यहाँ बने हुए हैं, और एक अच्छी मूव आई थी उसको पचा रहा है। साइडवेज मूवमेंट जो चल रहा है वो लास्ट 4-5 महीनों से, तो मुझे लग रहा है कि जब तक 50-55 के सपोर्ट को होल्ड करके रखता है, आई थिंक ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं। इवेंचुअली नेक्स्ट 3-6 महीने में, जैसे मैंने बोला, 1 से 5 महीने में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आने चाहिए। तो आई थिंक ट्रेंड बने रहे। ठीक है, बने रहिए। और सभी लगभग सरकारी बैंकों की कहानी इस वक्त ये। एक और सवाल इन्हीं का है, टाटा मोटर्स के 100 शेयर है इनके पास 1090 पर। टाटा मोटर्स तो मेरे हिसाब से काफी चली हुई यहाँ पे भी फिलहाल स्टोरी है, और काफी ओवरबॉट चल रही है मेरी रीडिंग्स में। तो मुझे तो लगता है यहाँ थोड़े रिस्क रहेंगे, और मेरे हिसाब से तो ये है कि काफी, और इनका ट्रेड भी ऑलमोस्ट ऊपर के भाव का ही है, और 1000 रुपए के ऊपर का भाव है, तो यही मानेंगे कि ऑलमोस्ट ये 52 वीक हाइस पे, ऑल टाइम हाइस के आसपास ही आए हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहे मेरे हिसाब से, कॉस्ट के आसपास एकदम टाइट एक स्टॉप लॉस रखें, और चाहे तो 1 से 3 महीना बने रहे, बट किन्हीं कारणों से इनके कॉस्ट से नीचे जाने लगे तो मेरे हिसाब से तो एक बार निकलना चाहिए।
ठीक है जी, अगर कॉस्ट से ज़्यादा नीचे जाए तो निकल जाइए। 1090 पे आपने खरीदा, 5 रुपये का नुकसान यहीं दिख रहा है और कह रहे हैं 2-3 महीने सिचुएशन थोड़ी टाइट रहेगी, तो देख लीजिए, कॉशियस रहिए। यहाँ पे गौतम कुमार, इनके पास है गेल के 500 शेयर सर, 220 रुपये के भाव पर, 6 महीने का व्यू चाह रहे हैं। देखिए 6 महीने के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये भी देख लें कि पिछले 6 महीने में उसने किया क्या हुआ है, या पिछले 12-24 महीनों में किया क्या है। तो वो मैं इनको बता दूं कि भाई 80 रुपए वाली चीज 240, मतलब 3x हुआ है लास्ट डेढ़ पौने 2 साल में, तो विच इज अ गुड रिटर्न फॉर अ यूटिलिटी कंपनी। तो उस एंगल से इसको जरूर नजर रखेंगे, काफी अच्छे रिटर्न पीछे से दे चुके हैं। तो और अगले 6 महीनों में बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसे बनेंगे ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि 250-260 के आसपास कैप है अभी फिलहाल, ये अप मूव उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, कॉस्ट से ऊपर ले लें, और चाहे तो बने रहे 1 से 3 महीना, बट मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें, 210-215 की रेंज में कहीं टाइट स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। चलिए 210-215 का टाइट स्टॉप लॉस लगाइए। अजेश सोलंकिया पूछ रहे हैं, एक साइड है इनके पास 680 शेयर हैं, भाव है 550 रुपए का, क्या करना है? जी देखिए भाव शायद इनका ऊपर का, भाव नहीं सुन पाया मैं इनका, बट ट्रेंड यहाँ हाँ जी ऊपर का ही है, ये इनके पास 550 का है, अभी तो 500 के नीचे चल रहा है जी। देखिए लॉन्ग टर्म तो शायद इसमें सेटअप्स बहुत अच्छे बन सकने की पूरी उम्मीद है, बट रिस्क भी उस आप देखिए, जो इसका बड़ा ब्रेकआउट हुआ वो 300-311 का, 300 के आसपास आप मानिए कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि उस समय इसने अपना 2018 का हाई निकाला। तो उस एंगल से तो लग रहा है कि भाई चलिए इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म रीरेटिंग हुई है, बट ये भी समझिए कि 150 वाला 600 हुआ है इसके पहले, और वहां से अब ये करेक्शन चल रहा है। तो आई थिंक करेक्शन थोड़ा और चलेगा 1 से 3 महीने यहाँ पे। तो मेरी राय तो रहेगी कि अगर उछाल आता है, भाव के आसपास आता है, तो एक बार निकले, दोबारा नीचे लेने के लिए मिलेगा। ठीक है सर, तो समय हो गया समाप्त, और बहुत बहुत धन्यवाद सरवेन जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए स्ट्रेटेजी भी तैयार करवाई। मेरी तरफ से और दर्शकों की तरफ से, सबकी तरफ से आभार आपका। धन्यवाद। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं। कल एक बढ़िया सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा और सारी बातें जो आज यहाँ हुई वो ध्यान रखिएगा। नमस्कार।